guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो उसकी स्पीड आपको कैसे इंक्रीज करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो स्पीड इंक्रीज नहीं कर पाते, उनको 1 साल 2 साल लग जाता है पूरा सीखने में या फिर स्पीड गेन करने में, जो भी एसएससी मांगती है 80 वर्ड पर मिनट या फिर 100 वर्ड पर मिनट। सो मैं आज ये बताऊंगी कि कैसे आप जल्द से जल्द सीख सकते हैं स्टेनोग्राफी और अपनी स्पीड को भी अचीव कर सकते हैं। पहले तो अगर आपको नहीं पता है कि स्टेनोग्राफी क्या होती है तो मेरे 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने विस्तार में बताया है कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, और जो दूसरा वीडियो है मेरा उसमें मैंने 1 लाइनर क्वेश्चंस आंसर आपके किए हैं कि जो आपको कंफ्यूजन रहती है स्टेनोग्राफी को लेकर कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें वो मैंने कवर किया है। पहले वो जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड चेक इट आउट। तो अब बात करते हैं उनकी जिन्हें पता है कि स्टेनोग्राफी क्या होता है, वो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं और जल्द से जल्द स्पीड को गेन करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने अपनी स्टेनोग्राफी 6 मंथ्स में सीखी थी और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हाइपरबोल नहीं है, दिस इज ट्रू। और बहुत सारे लोगों ने 6 मंथ्स में कवर की है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा होगा कि उसने नहीं किया है या फिर वो नहीं कर सका। इन बातों पे मत जाइए। ऑब्वियसली चीजें डिपेंड करती हैं कि कितनी जल्दी आप सीखते हैं, कितनी जल्दी आप सीख पाते हैं, कितनी जल्दी आप स्पीड गेन कर पाते हैं। बट 6 मंथ्स में भी स्पीड आ सकती है, ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। आइए अब 1 बाय 1 बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की कि कैसे आप भी जल्द से जल्द सीख सकते हैं स्टेनोग्राफी और स्पीड को गेन कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रीड बाय बुक। यस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक बुक तो लेनी ही लेनी है। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो पिटमैन की बुक ले सकते हैं। अगर आप हिंदी का स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो आप हिंदी की एक बुक ले सकते हैं। बुक इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। बिना बुक के आप चाहे टीचर से पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या फिर खुद से घर पे यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हो, आपको एक बुक की जरूरत है। बुक से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है कि आज एक्सरसाइज ये करवाया है, आज उसने ये पढ़ाया, आज उसने ये पढ़ाया, तो आप आगे का भी पढ़ के जा सकते हो। उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और आप बहुत क्विक सीख जाओगे। तो बुक इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। हमेशा एक बुक से ही स्टार्ट कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या छोड़ा, क्या पढ़ा है। इस वजह से भी बुक इज रियली इम्पॉर्टेंट। हमेशा जैसे ही आप स्टेनोग्राफी सीखने जाएं, जैसे ही आप सोच रहे हैं स्टेनोग्राफी सीखना, तो सबसे पहले अपने जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, उसकी एक बुक जरूर ले लें। सेकेंड टिप इज डोंट टोटली रिलाई ऑन योर टीचर। यस, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि टीचर्स तो भगवान होते हैं, उनका तो सुनना ही चाहिए। बट स्टेनोग्राफी में क्या होता है कि टीचर्स जो आपके होते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो समय बढ़ाने के लिए, यानी कि आप ज्यादा टाइम तक फी भर सको, सबमिट कर सको, इस वजह से वो बहुत स्लोली सिखाते हैं और वो ही ऐसा दावा करते हैं कि इसमें 1 साल 2 साल लग जाता है सीखने में। तो उनकी बातों पे बिलीव मत कीजिए। बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी होते हैं जो फास्ट सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही चीज को 50 बार 100 बार करवाते हैं। ऑब्वियसली वो आपके स्पीड के लिए या फिर आपके समझने के लिए अच्छा होता है, उसका आपको कभी नुकसान नहीं होगा, बट आपका समय ज्यादा लगेगा। तो अगर आपको 1 साल में पेपर देना है तो आप आराम से काफी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक चैप्टर को कई बार पढ़िए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जल्दी सीखना है तो टोटली टीचर पे बिलीव करके आपको नहीं चलना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट आपको अपना लगाना है। जैसे कि अगर टीचर ने एक चीज अल्फाबेट्स आपको सिखा दिए तो आप अल्फाबेट्स को अपने घर पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो और उस पर बिल्कुल पकड़ बना लो। उसके बाद जब आप 4थे-5वें दिन टीचर के पास जाओ तो उनसे बोलो कि वो नेक्स्ट चीज आपको पढ़ाएं। इससे क्या होता है कि जितनी जल्दी आप सीखना शुरू कर दोगे तो टीचर को आप बोलोगे तो वो टीचर उतनी जल्दी पढ़ाएगा। अदरवाइज वो बहुत ही स्लो लेकर चलते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है।
थर्ड इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो जो लोग 1 साल में 2 साल में स्टेनोग्राफी सीखते हैं वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं, तो वो हर चीज की प्रैक्टिस कई बार करे होते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो और क्या करेंगे, 1 साल 2 साल वो प्रैक्टिस ही करते हैं। सो आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत जल्दी सीखना है तो आपको उनसे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए घर पर या फिर कोचिंग में जब बाकी लोगों पे सर ध्यान दे रहे हैं या फिर बाकी लोगों को डिक्टेट कर रहे हैं, उस समय आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको एक भी मिनट उसका खाली नहीं जाने देना है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग में गए आप और आसपास में बात करने लगे जब आपका मैटर नहीं बोला जा रहा है या फिर आप खाली हो, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बहुत ज्यादा उसको समझ सको, उसको प्रैक्टिस कर सको और जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा सको। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट राइटिंग राइट नाउ। यस, राइट नाउ का मतलब ये है कि जैसे आपने बेसिक सीख लिया, यानी कि अल्फाबेट सीख लिए और उसके बाद आप शब्द बनाने लगे, तो लिखना अभी से ही आपको शुरू करना है। जैसे ही आपने शब्द बनाना सीख लिया वैसे ही आपको लिखना शुरू करना है। क्योंकि अगर आप इस डर में रहेंगे कि अभी तो मैंने शब्द चिन्ह नहीं पढ़ा, अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा, अभी तो मैंने वो भी नहीं पढ़ा, तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सब कुछ पढ़ने के बाद लिखना शुरू करने के लिए। सो जैसे ही आप शब्द बनाने लगे पहले तो आप लिखना शुरू कीजिए। आपके आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं उसको आप शॉर्ट हैंड में बनाइए। जैसे हम कोई भी अलग लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आसपास जितनी चीजें हैं उसकी इंग्लिश बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको शॉर्ट हैंड भी करना है। ये भी एक अलग तरह की लैंग्वेज है। तो आप जैसे कोई नई चीज देखिए उसका शॉर्ट हैंड बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी होगी और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा शॉर्ट हैंड पढ़ने में। और नेक्स्ट, जैसे ही आप थोड़ा जल्दी से शब्द बनाना सीख ले, भले ही आपने शब्द चिन्ह या फिर उसके शॉर्ट फॉर्म पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप स्पीड में लिखना शुरू कीजिए। स्पीड मतलब पहले आप 30 से शुरू कर सकते हैं, तो 30 भी नहीं हो रहा है आपसे तो 20 पे शुरू कीजिए, उसके बाद 30 जाइए, 40 जाइए। इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। जब आप शुरुआत में लंबे लंबे शब्द लिखते हैं तो ही आपको रियलाइज होता है कि अभी मुझे इसको छोटा करना है, तो आपको और ज्यादा वो जो शब्द चिन्ह होते हैं, जो छोटे छोटे संकेत होते हैं, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा ये अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरा जो शब्द है वो और छोटा हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे ही शब्द बनाना सीख गए वैसे ही आपको डिक्टेशन लिखना है। नो मैटर कि आप किस स्पीड में लिखते हैं, आप 10 की स्पीड में लिखो, 20 की स्पीड में लिखो, उसके बाद 30 आओ, लेकिन आपको लिखना है। मैंने जैसा कहा कि टीचर पे रिलाई नहीं करना है कि टीचर बोल रहा है कि नहीं अभी तो आप लिख ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आपको शब्द बनाने आता है तो जो भी मैं बोल रही हूँ मे बी इतनी स्पीड में आप नहीं लिख पाए, लेकिन अगर इस चीज को स्लो कर दिया जाए तो आप लिख सकते हो स्टेनोग्राफी में। सो हमेशा लिखना शुरू कीजिए। सो नेक्स्ट इज ऑलवेज राइट ऑन इंक्रीज्ड स्पीड। यस, हमेशा ही आप जैसे आपने 30 लिखना शुरू कर दिया है या फिर 40 आपको अच्छे से आ गया है, 40 पे आप आराम से लिख सकते हो, तो 50 दिन के लिए आपको 40 पे ही नहीं लिखना है। वहां पे आप जाते हो कोचिंग में या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग में जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी स्पीड बताते हो कि मेरी स्पीड 40 है, 40 है, तो आपको 40 में बोला जाता है बार बार डिक्टेशन, तो उसको आपको 40-50 दिन तक नहीं करना है। हमेशा आप ट्राई कीजिए कि अगर आपने 5-6 दिन भी 40 पे लिख लिया तो ये मानिए कि आपकी स्पीड 40 हो चुकी है। बस उस 5-6 दिन के बाद आपको 40 पे नहीं लिखना है, आपको उससे ऊपर जाना है, 45 की स्पीड पे लिखने की कोशिश करनी है। आई नो कि आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है जब आप जिस स्पीड पे होते हो उससे थोड़ा सा भी आगे अगर आपको बढ़ाया जाता है तो आपको बहुत अजीब लगता है। वो आप कंफर्ट जोन से अपने थोड़ा सा बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली आपको खराब लगेगा, लेकिन यही सारे तरीके होते हैं जिससे आप बहुत जल्द उसको अचीव कर सकते हो उस स्पीड को। तो मैं ऐसा ही करती थी, जब मेरा 40 का स्पीड बन गया तो मैंने 2-4 दिन लिखा, उसके बाद मैं समझ गई कि मुझे 40 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसके जस्ट बाद मैं 45 पे लिखने लगी। ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं लिख पाती थी, मेरे शब्द छूटते थे, लेकिन उस भागा दौड़ी में कि हाँ मुझे लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है करके वो आप 45 पे भी पहुंच जाएंगे। सो ऐसा ही होता है, अगर आप इसी स्पेस में रहेंगे जिसको आप अच्छे से जानते हैं तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज डोंट फॉलो ऑल द रूल्स यू आर टोल्ड टू। यस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टीचर को भी एकदम पूरा आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है आपको, वैसे ही कुछ ऐसे रूल्स हैं कि इस चीज में ऐसे ही करना है, या फिर स्टेनोग्राफी 2 साल में ही सीख सकते हैं, या फिर कोई शब्द पर्टिकुलर बना है उसको कोई कह रहा है कि इसी तरीके से इसकी आउटलाइन बनाई जा सकती है। सो नो वेज, आपको एक ही रूल पे नहीं जाना है। स्टेनोग्राफी इज ऑल योर्स। जब आप शब्द बनाना सीख गए, थोड़ी सी स्टेनोग्राफी सीख गए, तो बस आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। उसके बाद आपको कोई भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद शब्द चिन्ह पढ़े बिना मैं लिखना शुरू कर दिया था मैंने, और काफी ज्यादा शब्द अभी भी वैसे हैं जिस
जिसमें मैं शब्द चिन्ह यूज नहीं करती हूँ और मेरा अपना शॉर्ट हैंड है जिसको मैं अपने से लिख सकती हूँ, अपने से पढ़ सकती हूँ, बहुत कंफर्टेबली मैं उसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ। सो सारे रूल्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट हैंड के साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई टू मेक इट योर ओन वे। सो ये बिल्कुल पहले जैसे पॉइंट की तरह है कि जैसे आपको सारे रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, आपको शॉर्ट हैंड अपना बनाना है, अपनी तरह से जो आपको समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई शब्द होता है जिसका आउटलाइन एक पर्टिकुलर बता दिया गया, पर जब भी हम लिखने जाते हैं तो वो आउटलाइन हमें कभी भी याद नहीं रहती है और हम हमेशा बड़ा वाला लिख देते हैं, और जबकि हम उसी में कंफर्टेबल होते हैं। सो आपको हमेशा ये चीज रियलाइज करनी है कि क्या आप आउटलाइन जो आउटलाइन बनाया गया है उस पे आप रह सकते हो या फिर उसको याद रख सकते हो जब आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो तो। और अगर नहीं याद रख सकते हो तो आप अपना शॉर्ट हैंड बना सकते हो, आप अपना जो आउटलाइन है वो बना सकते हो अपने हिसाब से। अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप आउटलाइन पे लिख ही नहीं पा रहे हो, आप लंबा लिखते हो, तो आप उसे लंबा लिखिए। बिलीव मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मैं खुद लंबे लंबे लिखती थी और फिर भी मैं 100-110 की स्पीड पर पहुंच गई थी आराम से 6 मंथ्स में। सो बहुत जरूरी है कि आप इसको अपना वे बनाइए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ये एग्जाम्पल एक्चुअली एक दूसरे भैया का है, पर उन्होंने मुझे तैयारी के दौरान बताया था कि जैसे हम ऐतिहासिक लिखते थे तो ऐतिहासिक कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता था और दूसरी बात जो उसका शब्द आउटलाइन था वो मुझे कभी भी याद नहीं रहता था। तो भैया क्या करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐतिहासिक को जैसे इतिहास लिखना होता है तो वो एच बना देते हैं, और अगर वो हिस्ट्री से एच हो गया इतिहास, और अगर ऐतिहासिक बनाना है तो एच में ही वो क बना देते हैं, मतलब कि एच लिखा और लास्ट में क, तो इतिहास और क ऐतिहासिक हो गया। सो इस तरह से वो बता देते हैं। ऑब्वियसली ये आपको स्किल टेस्ट में नहीं करना है अगर आप ऐतिहासिक आपने इस तरह से लिखा, क्योंकि इसमें इंग्लिश का एक वर्ड वो लेटर है, इस वजह से आपको बाद में उसको मिटा के पूरा ऐतिहासिक लिख लेना है जैसे भी आपको याद आता है। लेकिन उस समय के लिए आप ऐसा कर सकते हो। सो ये देखिए कितना शॉर्ट भी बन गया और आपके हिसाब से बन गया, और आप इस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे। इस तरह से आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अपने शॉर्ट हैंड के साथ कि कौन सा आउटलाइन है जो आपको समझ में आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं पे लिख दिया गया या टीचर ने बता दिया तो वो सेम आउटलाइन आपको आ जाएगी या फिर आप हमेशा याद रखोगे। सो हमेशा अपना आउटलाइन खुद बनाइए और अपने रूल्स बनाइए कि आप इसको कैसे छोटा से छोटा कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई चीज मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेन और पेंसिल डजंट मैटर। यस, पेन या फिर पेंसिल, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि पेन से लिखे या पेंसिल से लिखे, तो बिलीव मी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पेंसिल से लिखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप पेंसिल से लिख सकते हैं, अगर आप पेन से लिखना चाहते हो तो आप पेन से लिख सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। कोई आपसे बोले कि पेन से बहुत फास्ट लिखाता है, ये होता है वो होता है, कोई मैटर नहीं करता है। मैं आज तक पेंसिल से ही लिखती हूँ। मैं आज तक मैंने कभी भी पेन से शॉर्ट हैंड नहीं लिखी है और मैं पेंसिल से आराम से कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं बहुत फास्ट लिख सकती हूँ। सो आपको ये बात नहीं माननी है कि आप पेन या पेंसिल में से एक आपको चूज करना है जो अच्छा होता है। सब कुछ अच्छा होता है, आपको जिसमें अच्छा लगे। और दूसरी बात कि पेंसिल का एक फायदा जरूर होता है कि जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हो तो उसमें अगर आपने कुछ जल्दबाजी में ऐसे जैसे ऐतिहासिक वाले वर्ड या फिर कोई लेटर यूज कर लिया तो आप आराम से उसको मिटा सकते हो, तो आपको मतलब एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई हिंदी या इंग्लिश का वर्ड यूज किया था। तो ये बेनिफिट होता है। अदरवाइज पेन और पेंसिल सेम होता है, आप आराम से कोई भी पेन या पेंसिल उठाकर आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट चीट ऑन योर सेल्फ। यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। ऑफलाइन जब हम कोचिंग करते थे तो मेरे आसपास जो लोग बैठे होते थे वो क्या करते थे, डिक्टेशन लिखने के बाद जैसे 80 वर्ड पर मिनट लिखना है, वो लिखने के बाद वो जब हम ट्रांसलेट करते थे तो उसको थोड़ा थोड़ा सा कॉपी कर लेते थे कि क्या इसकी हिंदी होती है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे लोग होते हैं तो बेइज्जती सा लगता है कि अगर हम इस स्पीड पे नहीं लिख पाए तो लोग क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे वगैरह एंड वगैरह। तो वो लोग क्या करते थे, कॉपी करके लिख लेते थे। पर मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। मेरे अगर कोई शब्द छूट गए तो मैं उसको छोड़ देती थी, भले ही कोई कुछ भी कहे, मेरे से फर्क नहीं पड़ता था। पर अगर मैंने उसको नहीं लिखा है तो मैं उसको ट्रांसलेशन में भी कॉपी पे नहीं लिखती थी। इससे होता क्या था कि मुझे एक ये गिल्ट आता था कि अच्छा इतने वर्ड्स मेरे छूट गए थे, और इस वजह से मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। सो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपने शॉर्ट हैंड कर दिया, लिख दिया, जो भी आपका छूटा है, नहीं छूटा है, आप कोई वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ भी, आप कभी भी चीट मत करो। यही आपको बाद में फायदा करेगा। अभी आपको लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। मैं भी उन लोगों के साथ कोचिंग में थी, वो मेरे से पहले से सीख रहे थे पर आज वो मेरे से अच्छा नहीं लिख सकते। सो आप हमेशा सीखने के वक्त में गलतियां कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गलती करने की आदत बन गई तो फिर आप उस गलती को कभी भी सुधार नहीं सकते हो। सो इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि आप चीट मत कीजिए।
द लास्ट पॉइंट इज डोंट क्विट। यस, आपको पूरे स्टेनोग्राफी के दौरान ऐसा लगेगा कि अब आप इसको छोड़ दो, आपसे नहीं हो रहा है, या फिर आप आसपास के लोगों को देख रहे हो कि बहुत जल्दी से पकड़ बना रहे हैं लेकिन आपसे नहीं हो रहा है, तो कभी भी डिमोटिवेटेड मत होइए। आपको हमेशा लेकर चलना है। आई नो कि वो स्टेनोग्राफी अच्छी नहीं लगती है, किसी को भी अभी तक अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को भी लिखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक अपने कंफर्ट जोन से अलग चीज है, अलग लैंग्वेज है, तो अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। लेकिन आपको ये सोचना है कि इससे आपके कितने कितने फायदे हैं और आपको जल्द से जल्द सीखना है। इस वजह से हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको छोड़ना नहीं है। जब भी आपके मन में आए कि लाओ छोड़ देता हूं, तो मेरी ये बात याद रखिएगा। हर किसी के मन में आता है कि छोड़ देता हूं, लेकिन जो उस समय छोड़ देता है उसका छूट ही जाता है, और जो उस समय को पार कर लेता है फिर वो बहुत कुछ अचीव कर लेता है। तो कभी मत छोड़िए। और एक डायलॉग याद रखिएगा कि शुरू तो किया था मजबूरी में, लेकिन अब मजा आने लगा है। सो आपको लास्ट में जरूर मजा आएगा। सो यस, ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपनी स्पीड को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो और बहुत जल्दी स्टेनोग्राफी सीख सकते हो। इन चीजों को हमेशा याद रखिए। नहीं याद हो रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिए और शुरू कर दीजिए स्टेनोग्राफी की कोचिंग। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और तब तक के लिए नमस्कार।